नमस्कार, मैं हूँ आरपी कांडपाल। आप सुन रहे हैं फागुनवाणी। फागुनवाणी में हम आपको सुना रहे हैं गोपली गफुरन। तो आइए शुरू करते हैं गोपली गफुरन। गोपली और देवली घर वापस लौटी। तब तक मैं सद्दू मियाँ बिसाते की बेटी और डोट्याल के साथ ठाकुर गांव वालों की आम की बगिया में पहुंच गए थे। दोपहर के लगभग 2 बजे का वक्त था। साफ था कि शिल्पकारों की इस छोटी सी बस्ती की औरतें, लड़कियां सद्दू मियाँ से निपट चुकी होंगे। चूनी, कंघी, धमेली, फुने से लेकर कंचीदाई तक का काम बिजली की तेजी से किया होगा। पैसे देने वालों से पैसे लिए होंगे, अनाज देने वालों से अनाज इकट्ठा करके यहीं किसी के यहाँ छोड़ दिया होगा, लौटते समय ले जाने के लिए। आमों की बगिया के बड़े वाले चबूतरे पर लेटे सद्दू मियाँ को देबुली ने दूर से देख लिया था। दराती और रस्सी आंगन के आले में रखती बोली, चल गोपुली, जरा बगीचे तक हो आए। दोनों के घर आपस में जुड़े हैं। गोपली ने अब तक किशन को गोद में ले लिया था और गाय की असल कुशल देखने जा पहुंची थी। देवली ने फिर आग्रह किया तो गोपली ने कह दिया कि नहीं जाएगी। एक तो बच्चा दूध पी रहा है, दूसरा खुद को जोरों की भूख लगी है, तीसरे चूड़ियों से उसका दिल टूट चुका है। बोली, शाम को यहीं होते तो वापस जाएगा मियाँ, तभी पहन लेना। वापसी में मियाँ बबाल टलाई जैसा करेगा, छांटने नहीं देगा। चल, तुरंत लौट आएंगे। कांच की चूड़ियों ने हम घसियारियों के हाथ में टिकना कहाँ है, मगर 4 दिन का बजना ही सही। चूड़ियाँ नहीं बचती हैं तो लगता ही नहीं कि खसम वालियाँ हैं। झूठा ही सही, जब तक भरम पाल रखा है तूने, कांच की चूड़ी पहन ही ले। कौन यहाँ रोज रोज मणिहार आता है इस उजाड़ गांव में? फिर चूड़ी पहनना तो तेरा ही है, हमें कहाँ फपती हैं। नहीं तो अकेली चली जा। कहते हुए गोपली ने किशन को दूसरी ओर लगा लिया। कुछ देर आंगन की दीवार पर बैठी किशन को दूध पिलाते हुए देवली को बगिया की तरफ जाते देखती रही और कुछ देर बाद घर के भीतर चली गई। सास लहसुन वाले नमक के साथ भट का जौला परोस बैठी थी। थकान और धूप में कुम्हलाए गोपली के मुंह पर उसने स्नेह से हाथ फेरा और किशन को साथ लेकर बाहर निकल आई। गाय का रंभाना गोपली को खाना खाते तक में सुनाई दे गया था। थाली में बाकी जौला वैसे ही छोड़ सीधे गोठ में पहुंची। बिंदी की और शायद 7वीं ब्यात है, मगर ब्याने से पहले के 3 महीने में फिर से काफी भराई है। हरी होने से पहले इतनी कमजोर और बूढ़ी लगने लगी थी कि लगता था सूख चली। देवली के लौटने तक बिंदी ब्याह चुकी थी और छोटी चिट्टी सफेद बछिया ऐसी लग रही थी जैसे पुराने बेल पर से चमेली फूट आई हो। गोपली इस वक्त बिंदी की खीस धोने में लगी थी ताकि पीकर बछिया बीमार न पड़े। सास किशन को लिए कहीं पड़ोस में निकल चुकी थी। गोपली ने देवली को खड़ा देखा तो यहीं औपचारिकता में पूछ लिया, देखें कैसी पहन लाई हो? तुमने तो घंटों लगा दिया मियाँ के साथ बगीचे में। बड़े बातूनी हो मियाँ, कहाँ कहाँ की लेके बैठ गया कि सिगरेट पी लूं तो चढ़ता चलूं, पान खा लूं तो चलता चलूं। फिर भी मेरी मनपसंद की कहाँ पहनाई हरामी ने। कहता था चूड़ियाँ अपने रंग से नहीं, पहनने वाली के रंग से खिलती हैं। कहता था वो जो तुम्हारे साथ थी उस जनानी को हरी चूड़ियाँ पहना दे कोई तो देखे। मैंने कहा वो बेचारी तो बड़ी अभागन है, ऐन चढ़ती उम्र में खसम लापता हो गया है। सुख से होती तो मेरे साथ वो भी आती पहनने को। सुनकर मियाँ बड़ी टीस जता रहा था। कह रहा था आदमी रंडवा हो जाए तो आसरा कर ले, औरत की मुश्किल होती है, खास तौर पर ठाकुर बामनों के। मैंने कहा कि हम लोग तो शिल्पकार हैं। कहने लगा विपदा तो विपदा है, कुछ इनायत फिनायत भी कर रहा था। इन मियाँ लोगों की तो भैया बोली ही निराली। एक तो शहर के बासिंदे, तिस पर से मियाँ और ऊपर से बिसाती। बातों में कौन पार पाएगा इनसे। हाँ, यहाँ ऊंचे पर बैठी हुई थी,
तुम्हारी तरफ इशारा करके पूछ रहा था कि बच्चे को गेंद खिला रही है शायद। मैंने कहा कि दह, तुम मियाँ की आंख फूट जाएं, बच्चे को दूध पिला रही है। देवली का खिलखिलाना सुनकर गोपली खड़ी उठी, सामने पूर्व की ओर आमों की बगिया की तरफ देखा। शहादत मियाँ ठाकुर गांव की तरफ जाने कब निकल चुके थे, मगर उसकी छाया के वहां होने का सा आभास हुआ गोपली को। अब की बार किंचित रोष के साथ आंखें तीरती हुई बोली, देवली दीदी, तुम इन मियाँ को बहुत मुंह मत लगाया करो। मेरे बारे में सब हालचाल जानता है, मगर फिर भी अनजान बनता है। देवली पहले तो कुछ खिसियाई, फिर यह कहते हुए अपने घर के भीतर चली गई, खैर तुम ठाकुरों को मुंह लगाकर ही देख लो। गोपुली कुछ आहत होकर उसकी ओर घूमी, मगर सिर्फ पीठ भर दिखाकर रह गई। पड़ोस में से सास, बचिया हुई है कि बछड़ा, कहती पहुंची तो गोपुली ने किशन को गोद में उठा लिया और छोटी सी बच्चिया के पास जाकर उसे छुआती बोली, तेरी बहन आई है रे। ऊपर चबूतरे पर बैठी सास ने एकाएक उशांत भरी और विषाद भरे स्वर में कहा, अब क्या भागे के भाग में, गाय ब्याहे तो बहन पाएगा, कुतिया जनेगी तो भाइयों वाला बनेगा। सास का कहना गोपली को अंदर तक बींध गया। उसने सास को घूर कर देखा तो वह यह कहती भीतर निकल गई, गाय को ब्याया देखकर आज फिर से रतनिया की याद आ गई मुझे। जिस साल फौज में भर्ती हुआ, चौथी ब्यात ब्याई थी वह। गोपली की आंखें ज्यों की त्यों नीचे झुक गई। देवली इस बीच बाहर निकली थी, सुना था, बोली, बेटे के साथ बुढ़िया भी बीत चुकी है। प्रतिमा प्रधानी और छोटी सास लगभग एक उम्र की होंगी। प्रतिमा प्रधानी के बारे में आज भी वैसी अफवाहें उड़ती हैं, मगर हमारी सास अपने हिस्से का जी चुकी देखने लगती हैं। इस साल की पूछ काटती हैं या नहीं। औरत जात की जिंदगी कुछ नहीं है रे गोपा, ढड़वे की ही जात का हो, मर्द सिर पर हो, तभी तक उसकी छवि रहती है। मियाँ कह रहा था, बिसात खाने का इतना बड़ा कारोबार है, मगर 2 रोटी पकाकर देने वाली कोई नहीं। मैंने आनंदी पौड़ के बारे में असल कुशल पूछ ली थी। मियाँ बता रहा था, खूब चैन की छान रही है। गोपली इस बात को तो लक्ष्य कर रही थी कि देवली लौटने के बाद से लगातार मियाँ की बात किए जा रही है, मगर उसके सिलसिले में इन बातों का क्या संदर्भ हो सकता है, समझी नहीं। देवली उसकी ककिया जेठानी है, जबान की तेज और मजाकिया स्वभाव वाली है। चलते में जैसे कांटे चुभ जाते हैं। आपस की वार्ताओं में एक दूसरे को बात लगाती ही हैं। गरीबी और विषाद से भरे इस जीने में बोलना बतियाना ही तो एक आसरा है। तू तो अपने बेसहारा होने को रात दिन गगरी की तरह लादे रहती है सिर पर गोपा। रत्ना की जिंदगी तो शायद खत्म हुई, मगर तेरी शुरू हुई है। कैसा रंगरूप था तेरा, कैसा हंसना बोलना, कैसी थी तू, सिंगार की शौकीन थी। हाट मेले में तेरा खिलखिलाना दूर तक, लोगों के मुंह तेरी ओर पलट देखता था। देवली आंगन में आ चुकी थी। सास बिस्तर को कवच बना चुकी होंगी। अभी मुश्किल से 4:30-5 का वक्त होगा। नीचे दक्षिण की ओर देखा तो दूर दूर तक धान के सेरे दिखाई पड़ रहे हैं और उनके बीच में सरयू। ऊपर उत्तर की तरफ देखो तो अंतहीन लगते हुए से घने जंगल किनारे, अल्मोड़ा बेनी बाग वाली लंबी सड़क और उस पर कभी कभार गुजरता यात्रियों अथवा लद्दू घोड़ों का काफिला। 7वें दिन की छाछ मुझे भी पिलाना कोपुली, कहते हुए आंगन के किनारे बैठी देवुली ने उसके सिर को अपने घुटनों के बीच कर लिया और जुएं ढूंढने लगी। गोपली को अभी दुनिया का बड़ी बुढ़ियाओं का जैसा ज्ञान तो नहीं है, मगर जाने क्यों उसे लगा कि देवुली के कपड़ों में से मियाँ की सी गंध आ रही है। उसका मन हुआ कि एक बार घुटनों में से सिर निकालकर देवुली के चेहरे को गौर से देखे।
सुबह में और इस वक्त में कुछ फर्क है क्या? यह छोटा सा घर बाखली से हटकर है। जीतराम के दो बेटे हुए, देवराम, सदराम। तभी यह घर के दो हिस्सों में बटा। अब देवराम की बहू गोपुली है और सदराम की देबुली। एक से दूसरा ना उसकी सास ने जना, न देबुली की सास ने। बाखली में 7-7, 8-8 बच्चों वालियां हैं। देबुली 2 बेटों और एक बेटी की माँ है। गोपुली के सिर्फ किसन। आगे की आस न देबुली की है न उसकी। हमारे घर अब दूध दही नहीं रहा। छान में सिर्फ बकरियां रह गई थी। तुम्हारे जेठ के हाथ पांवों के साथ वो भी खत्म हुई। घास बेचने वाली औरतों से भैंस नहीं पल सकती। देख तो कैसा चौमास आया हुआ है। ठाकुरों के जमींदारों के यहाँ आओ जाओ तो भैंस पसार लगाए मिलेंगी। कैसे धुआं उठ रहा है घर घर से इस वक्त। दूध दही छाछ नौनी से अलगाए रहते हैं उनके बच्चे। हम शिल्पकारों के ज्यादातर बच्चे बकरियों के नीचे गिलास लगाते हैं। जानवर भी वही पोसता है जिसके जमीन हो। हम लोगों के पास तो दोनों वक्त की दिशा जाने भर को जमीन रह गई है। बाप दादा इन ठाकुरों की जमीन जोतते, इनके घर चिनते रह गए। आन औलाद अब मजदूरी करके दिन काटने को परदेश जाने लगे हैं। सुना है गोरे लोगों की फौज समुंदर पार लौटने वाली है। कांग्रेसी राज आगे आने वाला है। हमारे लिए तो सबका राज एक। इस बार की नंदा देवी में सुना है महात्मा गांधी का लेक्चर होने वाला है। हाँ, गांधी की आंधी तो यहाँ से राघड़ तक भी पहुंच गई हुई थी, मगर हम लोगों के कहाँ देख पाना उस महात्मा को। सुना है हम शिल्पकारों का छुआ चलाने का बीड़ा उठाया है महात्मा ने। जनेऊ इस लायक के शिल्पकारों को गले में डाल दी जाए। खैर, जात पात के भेद में क्या रखा है। जैसे हिंदू तैसे मुसलमान ईसाई। खुद तेरी बहन गांगुली सुना है गीता मसीह बनकर ठाठ से रह रही है। गोरों से अंग्रेजी झाड़ती है। सुना है मियाँ कह रहा था आनंदी पौंड भी मौज कर रही है। खैर, ये मियाँ लोग तो होते ही हुनर वाले हैं। कुछ हुनर दिखा गया क्या मियाँ तुझको? गोपुली के मुंह से एकाएक निकल पड़ा। दूसरे ही क्षण वह डरी कि देबुली कहीं बिगड़ खड़ी ना हो, मगर देबुली ने अपने घुटनों के बीच उसके सिर को जरा सा दबा दिया। बोली, मियाँ की नजर तो तुझ पर थी। कह रहा था बच्चे को गेंद खिला रही है। इन मियाँ के सामने बच्चों को इस तरह खुले बटन दूध पिलाना ठीक नहीं। आग लग जाए तेरी बातों को। बड़ी बदमाश औरत है तू। जरूर तेरी उस मियाँ से दोस्ती होगी। अब ऐसे तो ये दुनिया है गोपा। औरत तो जिसके साथ अकेले में गई उसी पेड़ की छाया में गिनी जाने लगी। मेरा क्या वास्ता हो रहा है उस मियाँ से। हर चीज वक्त और उम्र से होती है। मगर है बहुत भला आदमी। आदमी की जात पर क्या जाना। भला मानुस हर जात का भला है। तुझसे अपने लिए बेगम तो नहीं ढूंढवा रहा। हालांकि कहा सहज भाव से था उसने, मगर देबुली चौकन्नी होती दिखाई दी। बोली, अरे गोपा, मैंने क्या इन मियाँ का ठेका लिया हुआ है? हाँ, तुझ पर नजर जरूर कर गया है। आंखें तकलीफ दे रही होंगी मियाँ क्यों? पूछ रहा था मियाँ की दोनों में असनाई तो नहीं? किन दोनों में? विक्रम ठाकुर और तुझ में। गोपली को लगा जैसे कोई चील सिर पर बैठती निकल गई हो। इस हरामी मियाँ को इन सब चीजों से क्या वास्ता है? ठहर, लौटेगा तो इसी रास्ते। तू तो पितकने लगी गोपा। अरे हंसी मजाक कौन नहीं करता है? मथुरा पंडित को नहीं देख रही थी? कका का रिश्ता लगा के बोलने के बाद भी कैसे बार बार हम लोगों के पास तक आंखें लंबी कर रहे थे। मियाँ हैं तो मजाक किया, मगर साफ दिल आदमी नजर आता है। वो बामन तो जोंक निकलता है
आंखों में से। लावारिस तो मैं हुई हूँ, मगर संकट देखने वालों को है। मैं अपनी सासू और बच्चे में खोई हूँ, मगर लोगों के लिए तलैया में डूब गई होती हूँ। वो कहता तुम उतारूं, ये कहता तो मैं उतारूं। तूने मियाँ से कहा नहीं कि भीम सिंह झापड़ खाते खाते बचे थे, ठाकुर गांव के प्रधान होकर भी। मियाँ, भीम सिंह प्रधान की नहीं, विक्रम प्रधान की बात कर रहा था। शहर जाते हुए ठाकुर पीठ से देख रहा था तुम्हारी सहेली को, कह रहा था एक कच्ची उम्र के जवान। लौटने दो मियाँ को, आज इसका चूड़ी पहनाना न भुला दूं तो कहना। हाय, तू तो विक्रम ठाकुर का नाम सुनते ही कांटेदार होने लगी रे। अरे तेरे लिए नहीं कह रहा था ये सब, ये तो मजाक कर रहा था। ऐसा नहीं कि पहले कभी बाल ना गूंथे हों देवली ने, मगर आज शायद जरा ज्यादा जतन से गूंथे हैं। धीरे धीरे अब संध्या होने को आई है। आज अभी तक घास काटने नहीं निकली है गोपनी। आनन फानन में दराती, कमर में खोसे गोपली घर से लगे खेत में उतर आई। कहती गई, बिंदी के लिए 2 फूले काट लाऊं, तो देखना कहीं अपना अंगौर न खा जाए। घास काट लाने के बाद गोपली फिर आंगन के किनारे की दीवार पर बैठ गई। हल्का अंधेरा होने को आ गया था। सेराघाट का छोटा सा बाजार लैंप, लालटेन, गैस के होंडों की रोशनी में बंजारों के डेरों की सी शक्ल में दिखने लगा था। वह पश्चिम की तरफ मुंह किए बैठी थी और किशन को दूध पिला रही थी। जाने क्यों एकाएक उसे इस बात का ध्यान आया कि विक्रम ठाकुर अब तक शहर पहुंच चुका होगा। तभी बाखली पार करके उधर तक निकल आए। शहादत मियाँ की सलाम गोपली की आवाज से वह चौंक उठी। धोती कमर में थी नहीं, कुर्ती को ही जल्दी से नीचे कर लिया। देवली जाने कहाँ निकल गई इस वक्त। शहादत मियाँ रुका नहीं, सलाम भर कहता अपने कूली के साथ मंगल गांव पड़ाव की ओर निकल गया। आप सुन रहे थे फागुनवाणी में गोपली गफुरन। मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।